हाय गाइस, आई एम यशोवर्धन। टुडे इज 14th ऑफ मई 2025। करंट अफेयर्स में एक मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है और मुद्दा कुछ इस तरह का है जो खबरों में लगातार चल रहा है। और मैंने हिंदू की जो खबर है पूरी की पूरी ये उठा के इसी को कवर की है। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, जो अभी नहीं 2018 से चल रहा है। अब बदले में क्या कर रहा है, भारत ने भी बोला डब्ल्यूटीओ में कि भारत भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ इंपोज करेगा जितना कि यूएस ने भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोज किया हुआ है। क्लियर है। अब ये डब्ल्यूटीओ ऑलरेडी हम पहले एक बार क्लास में कवर कर चुके हैं, बट आपको मैं बता देता हूं। डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के 98% ट्रेड को देखता है। अगर मान लीजिए दो देशों के बीच में कोई ट्रेड है और उनके बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट है, अब सवाल आएगा डिस्प्यूट जो कि यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, हर कंट्री करती क्या है कि वो अपने नेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखती है। हम सब रखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सामान अमेरिका में बनता है और वो वही सामान भारत की किसी कंपनी से अमेरिका के लोग मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में। तो वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, वो बोलेंगे कि अगर ये विदेश से सामान हमारे देश में आता है और हमारी कंपैरिजन में ये सस्ता है, तो लोग किसको लेना पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, अपने देश की कंपनियों को छोड़ करके विदेशी। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में लोग चाइना की चीज़ें खरीदते हैं। दीपावली पे हम लोग देखते हैं ना, हर बार एक अभियान चलाया जाएगा कि वहाँ की आई हुई लाइट्स मत लीजिए, टॉयज़ मत लीजिए, ये नहीं लीजिए, वो नहीं लीजिए। बट लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए किफ़ायती है, सस्ती कौन सी चीज़ जो चीप पड़ेगी उसको लोग ले लेंगे। सेम अमेरिका में ऐसा चल रहा है। अब अमेरिका में भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम जाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, और अमेरिका से भी बहुत सारा सामान यहाँ आता है, लेकिन भारत से चीज़ें ज़्यादा जाती हैं अमेरिका में। ठीक है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका वाले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हैं, आयात निर्यात। चलिए, अच्छी बात है। सो अब अमेरिका की कुछ कंपनियों ने कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे सत्ता में, तब भी उन्होंने क्या किया था कि कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया था और भारत के ऊपर भी 26% का टैरिफ 2018 में लगाया जा चुका था। लेकिन जब एक बार मोदी जी जाते हैं अमेरिका की यात्रा पर, तो वहाँ पर जो टैरिफ इंपोज किया गया था वो टैरिफ हटा लिए गए थे। ठीक है, लेकिन दोबारा से जब डोनाल्ड ट्रंप आए फिर से सत्ता में, तो उन्होंने क्या किया, फिर से टैरिफ्स को इंपोज कर दिया मार्च में। राइट, अब मार्च 2025 में उन्होंने फिर से इंपोज कर दिया और स्थितियाँ फिर से कठिन बननी शुरू हो गई। अब भारत की कंपनियों के इंटरेस्ट को भी बचाना जरूरी है। अमेरिका तो बोल देता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट है उसका, राष्ट्र का हित है। लेकिन हित किसका है? अमेरिका की कंपनियों का। लेकिन ऐसे में जो ट्रेड है, जो दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उसमें कई सारे बैरियर्स आ रहे हैं जिन्हें बोलेंगे टैरिफ बैरियर्स। दो तरह के बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती है ट्रेड में। एक होता है टैरिफ बैरियर्स, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स कई तरह से लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए भारत का अल्फांसो आम गया, कोई भी आम गया, केसर गया, वो बोलेंगे भाई इसमें आपने केमिकल से ट्रीट किया है, ठीक है, तो वापस लौटा देंगे। या भारत के कोई मसाले गए, बोलेंगे इसमें तो लेड है, ठीक, गरम मसाले वगैरह जो होते हैं, कई बार ये वापस आए। ठीक है, या कोई दवाइयाँ जाएंगी तो बोलेंगे इसमें लेड है, इसमें मरकरी है, जो आयुर्वेद वाली दवाइयाँ जाती हैं, तो वो वापस आ जाती हैं। तो उसे बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, और टैरिफ बैरियर्स की जब उसके ऊपर टैक्स किसी तरह का इंपोज, ड्यूटीज, टैक्स नहीं बोले उसको, ड्यूटीज बोलते हैं, ड्यूटीज इंपोज कर देते हैं। किस लिए? कि अमेरिका की कंपनियों जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसको बचाने के लिए, ताकि दूसरे देशों के सस्ते सामान अमेरिका में ना बिकें। क्लियर है? चलिए, तो भारत के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। भारत के स्टील और एल्युमिनियम जो प्रोडक्ट हैं, ये जब अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में सस्ते होते हैं। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर 26% का टैरिफ इंपोज कर दिया कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ती थी पहले, अब उसमें 26 रुपये और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 126 की होगी। अगर मान लीजिए उसी देश की कंपनी कोई चीज़ 115 में बेच रही है, तो क्या कोई 126 रुपये का कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सिंपल सा फंडा। इट मीन्स अमेरिका की जो स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, माफ़ कीजिए, इंडिया की जो एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्रीज है, उसको 7.6 अरब डॉलर तक का लॉस हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में इस तरह का दिया। अभी हम आंकड़ों के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, बेहतर रहेगा कि डब्ल्यूटीओ में जो लेटर दिया है इंडिया ने, उसने बोला कि हमारी इंडस्ट्रीज को इतना लॉस हो जाएगा, तो बदले में हम क्या कर रहे हैं, हम भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ इंपोज करेंगे। ये मुद्दा है। अब लग रहा है थोड़ा कि भाई देखिए, दुनिया सब डरती है अमेरिका से, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अगर आप मेंबर हैं
और अमेरिका भी है और इंडिया भी है। ऐसे में दोनों ही जब मेंबर हैं तो कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो डब्ल्यूटीओ में जाएंगे, और डब्ल्यूटीओ पूरे दुनिया के 98% ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब सवाल आता है कि क्या है, तो डब्ल्यूटीओ जो कि गैट की जगह आता है 1995 में, इसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है कि दो देशों के बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वहां पर वे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट कर सकते हैं, तो कंप्लेंट अगर की जाएगी तो क्या होगा, सुनवाई भी होगी। और अगर मान लीजिए कंप्लेंट कर देते हैं तो वहां अधिकार है भारत को भी कि भारत भी चाहे तो बदले में उतना ही टैरिफ वो दूसरे देश के ऊपर लगा सकता है। तो भारत ने यही बोला अमेरिका के लिए कि अगर अमेरिका इस जो इम्पोज किया है टैरिफ इसको वापस नहीं लेगा तो इंडिया भी उसकी और भी जो सामान है उन सब के ऊपर टैरिफ लगा देगा। और यूएस ने भी यही बोला था कि सिर्फ स्टील और एल्युमिनियम नहीं, हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और सारी चीज़ों पे लगाएंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये खबर आप देख रहे हैं तो ज़्यादातर सारी भी न्यूज़पेपर ने कवर किया है और मैंने उठाया इसको हिंदू से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत की पहली जवाबी कार्रवाई। भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिकन जो गुड्स आती है उसके ऊपर टैरिफ लगाने का एक प्रपोजल दे दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, और ये मामला कब आ रहा है, जब दोनों देश क्या कर रहे हैं, दोनों देश बैठ करके एक ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए थे इंडिया, क्या नाम है उनका, जेडी वेंस। वो अमेरिका से वो यूएस इंडिया के साथ कैसे जुड़ा है उनका, यस बिल्कुल, उनकी जो वाइफ है इंडियन ओरिजिन की हैं, विद्या बेंस। ठीक है, तो वो साउथ इंडिया को बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स वहीं रहते थे यूएस में। उनका जन्म हालांकि यूएस में हुआ बट उनके पेरेंट्स इंडियन थे। सो वो यहाँ आए थे और ये वही टाइम था जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उस समय जेडी वेंस इंडिया में ही थे। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया यूएस ने, अमेरिका के द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ्स कितना कर दिया, 25%। अब जब उन्होंने किया तो इंडिया बोलता वो भी करेगा। अब कैसे किया उन्होंने, और ये जो पहली बार अगर टैरिफ लगाया गया था तो कब किया था, 2018, तो आज नहीं लगाया, ये पहले से चल रहा था। लेकिन 2023 में एक बार मोदी जी जाते हैं यात्रा पर, ठीक है, और जब यात्रा पर वो जाते हैं तो कई सारी चीज़ों पर टैरिफ्स हटा दिया था। ठीक है, लेकिन अब हम इस बात को पूरा समझेंगे कि हुआ क्या यहाँ पर। तो चलिए तो हम देखते हैं फरवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आते हैं अपने सेकेंड टर्म में, तो वो क्या करते हैं, मार्च में वो स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज कर देते हैं। मतलब भारत से जो स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट जाएंगे कहाँ, यूएस में, अगर वो 100 रुपये का है तो उसके ऊपर 25% की ड्यूटी लगा देंगे, एक तरह का टैक्स लगा देंगे। क्लियर है, तो वहाँ महंगा हो जाएगा। अच्छा, ये जो बात है उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के ऊपर लगाया, कई सारे कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोज किया था। जब कई सारे कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोज किया तो कुछ कंट्रीज़ ने आकर के पैर पकड़ लिए ट्रंप साहब के कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो भाई चलो अच्छा छूट दे दी। कुछ को बोला 90 दिन तक नहीं लगाए, इंडिया भी उसमें है। इंडिया को भी बोला था अच्छा 90 डेज तक हमने जो भी आपके ऊपर टैरिफ्स लगाया उसको इम्पोज सस्पेंड कर दिया, बोलेंगे स्थगित कर दिया 90 दिन तक। लेकिन लगातार इस तरह से चल ही रहा है। अब हुआ क्या कि डब्ल्यूटीओ में, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, भारत ने डब्ल्यूटीओ में अपना एक लेटर भेजा और बोला कि भाई अमेरिका ने जिस तरह से जो उपाय किए हैं बताए नहीं डब्ल्यूटीओ में इस तरह का लेटर भेज करके, और वो क्या कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमने किस लिए किया, ये हमारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं अपने देश के इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। तो कहते हैं सिक्योरिटी मेजर्स उस तरह के नहीं कि राष्ट्रीय हित में किए जाएं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं कि एल्युमिनियम और स्टील जो इंडस्ट्रीज हैं सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। और अभी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है यूएस में कि यूएस में कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई हो तो वहाँ पे किया जाए। तो वे कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। कैसे कहते हैं, कहते हैं क्योंकि अमेरिका ने एक वहाँ पे आर्टिकल है 12.3, उसके तहत उन्होंने पहले से कोई एडवाइस नहीं ली कि वो ऐसा करने वाले हैं। डब्ल्यूटीओ में उनको लिख करके देना चाहिए था कि वो ऐसा करने वाले हैं, वहाँ नहीं किया। इंडिया को बताना चाहिए था कि वो ऐसा करने वाले हैं, तो ट्रेड रिलेटेड जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग बैठ के सेटल कर लेते। वो सब चीज़ें नहीं की, उनका बस मन किया, उन्होंने लगा दिया। क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि अमेरिकन फर्स्ट की बात करते थे जब चुनाव में वो आए और उन्होंने अपना एजेंडा रखा। तो बस सीधी सी बात थी, उन्होंने कहा मैक्सिको से कोई, मतलब कुल मिला के दुनिया का कोई व्यक्ति अंदर घुस नहीं पाएगा, तो वीज़ा पॉलिसी को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, देन इसके अलावा उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी देशों से उनके पास सामान आता था सबको बोला टैरिफ लगाएंगे। क्यों, जिससे कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हो,
ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या होगा, सॉरी, बिल्कुल कि अमेरिका में बनाइए। और तो सुनिए, ये भी किया कि अमेरिकन कंपनी अगर विदेशी लोगों को किसी भी तरह का रोजगार देती हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, मतलब जो लोग भी हैं स्किल लोग जाते हैं, अगर उनको रखते तो जिस तरह की भी उनको टैक्स में कोई छूट मिलती थी, कहते वो भी हम हटा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि ये स्थितियां पैदा हो गई। वीज़ा पॉलिसी में हम देखते हैं वहाँ बदलाव कर दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कई तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए। अब ये चीज़ें हो क्यों रही थी? हो इसलिए रही थी क्योंकि चाइना के साथ इनको करना था, तो चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया को लपेटे में ले लिया इन्होंने। जबकि छोटी कंट्री से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था यूएस को, लेकिन चाइना के चक्कर में सबको ले लिया। और चाइना के साथ तो हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग हो रही है, कहते हैं अब एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जो टैरिफ जो हम लगा रहे हैं इतना नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ अगर हम देखें तो अब भारत ने जब दिया उनको, तो बोला भाई देखो 9 मई को अगर हम दे रहे हैं तो 30 दिन तक का समय है। इन 30 दिन के बाद क्या होगा, भारत बदले में उतना ही टैक्स उनके ऊपर इम्पोज कर सकता है जितना कि अमेरिका ने किया है। तो 30 डेज का टाइम है, दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अगर बातचीत करके मामला सुलझ जाता है, रिजॉल्व हो जाता है तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं हो पाता है तो समस्या हो जाएगी अमेरिका को भी और भारत को भी, क्योंकि इन दोनों के संबंधों पर असर पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि ट्रेड पर असर पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए जून 2019 में भारत ने अमेरिका के, मतलब भारत पहले भी कर चुका है ये, और समझ लीजिएगा भारत ने अमेरिका से आयातित, वहाँ से अमेरिका से अगर हम देखें 28 जो प्रोडक्ट्स आते थे उसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया पहले भी इम्पोज कर चुका है। तो ये भारत कोई पहली बार नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत ये पहली बार नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत पे कितना असर पड़ेगा तो हम उसे भी देख लेते हैं। लगभग 7.6 अरब डॉलर, एक बड़ी रकम है भारत के उद्योगों पर जो असर पड़ेगा। कि अमेरिका जो टैरिफ को इतना बढ़ा दे रहा है तो भारत के ऊपर कितना, लगभग 7.6 अरब डॉलर का असर पड़ जाएगा भारत के ऊपर। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि भारत जो कि दुनिया में दूसरे नंबर का आयरन ओर, ठीक है, कच्चे इस्पात, आयरन ओर बोलते हैं कच्चे इस्पात को, उसका क्या है, प्रोड्यूसर है। होता है हमारे यहाँ बहुत सारा, चाइना भी जाता है और दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। तो सबसे बड़ा वैसे कौन है पूरी दुनिया में? चाइना। चाइना है ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों में, चाइना। और इंडिया से चाइना भी जाता है, यहाँ से रॉ जाएगा, वहाँ से स्टील बन के आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इस बात को समझिएगा। और एक और चीज़ कि जब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हमारा जो एग्रीमेंट होना है भारत और अमेरिका के बीच में, जो ट्रेड रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो आप हेड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उसकी स्थितियाँ क्या है, बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज में है। अगर मान लीजिए ये स्थितियाँ बनती है तो इस समझौते के ऊपर भी संकट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ईगो पे आ जाएगी ना बात, कि अभी वो बोलेंगे अरे हमने मीडिएशन करवाया, हमने युद्ध बंद करवाया, हालांकि उसका फायदा पाकिस्तान को ज़्यादा मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी कहते हैं कि जो 4 दिन का वॉर है वो बंद हुआ, तो उसका क्रेडिट अगर डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं, हालांकि हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, एक नहीं 5 थ्योरीज तैयार रही हैं और वो अलग अलग तरीके से होता है। ये एक कारण ऐसे, देखिए क्या है कि अगर हम बात करें तो वो घटना कब हुई थी, कितनी तारीख को, पहलगाम वाली घटना कब हुई थी, 22 अप्रैल। और 10 तारीख को सीज फायर की घोषणा हो रही है, और 9 मई को ये ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ में हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन डब्ल्यूटीओ में चला गया, तो ये मामला डब्ल्यूटीओ में ऑलरेडी पहले से था कि हम डाल रहे हैं। बिल्कुल उस पे भी है, उस पे भी असर है। क्यों? लेकिन अब हम इसको उस नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन ये पहले से चल रहा है। क्योंकि अभी नहीं, 2019 में भी अगर देखें तो 2019 में भी हमने उनके कितने 28 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। इम्पैक्ट अमेरिका को भी होगा और इंडिया को भी होगा, क्योंकि देखो ट्रेड सरप्लस में मान गए, लेकिन आप ये बताओ कि यार इंडिया की कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है, अगर उसके प्रॉफिट में कुछ कमी होगी तो किस पे असर पड़ेगा, उस कंपनी के ओनर पे या कंपनी के एम्प्लॉयज जो सबसे लोअर लेवल पे हैं? वो क्या करेंगे, छटनी कर देंगे कि भाई इतना हमारा प्रॉफिट कम हो गया है तो हमें इतने कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्थितियां पैदा हो जाएंगी।
सो कुल मिलाकर के देखें, और स्टील और एल्युमिनियम जो है, अगर हम रॉ की बात करें तो वो सेक्टर में कौन लोग काम करते हैं ज़्यादातर? माइनर्स होते हैं, माइन में काम करने वाले, और वो कम पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। और अगर माइंस में उतना प्रॉफिट नहीं होगा तो सीधी सी बात है, काम कम होगा, कम दिन काम होगा, कम दिन काम होगा, उनको वेतन कम मिलेगा। लॉस तो इंडिया को भी है। ये सिर्फ माइंस की बात हो गई, फिर जहाँ पे और भी इसको रिफाइन किया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ की बात करें हम, तो कुल मिलाकर के जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 7.6 अरब डॉलर, तो अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे तो लगा लीजिएगा कितना लॉस होने वाला है। तो यहाँ से ना तो इंडिया के लिए बियरेबल है ये किसी भी तरीके से कि हाँ ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है कि फ़र्क पैदा वाली बात स्थिति नहीं है, इंडिया पर भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था पूरे वर्ल्ड को कि अगर यूएस भी इंडिया के ऊपर किसी तरह का टैरिफ इंपोज करता है तो इंडिया भी बदले में रिटेलिएशन में करेगा, दिखाएगा वो। सो वो चीज़ हो रही है। सुपीरियर कोई है नहीं। और देखिए जब जब इस तरह की कोशिशें की गई दुनिया में कहीं भी सुपीरियरिटी की या पर्सनल लाइफ में, तो परिणाम हमेशा विपरीत मिले हैं। सो सबसे बेहतर क्या तरीका होता है? मिडिल पाथ। बुद्धा की जो फिलॉसफी है कि मध्यम मार्ग पे चलिए, आप भी खुश हम भी खुश, दोनों चलिए, दोनों कुछ कदम हम बढ़ेंगे कुछ कदम आप बढ़िए, तो टैरिफ कुछ आप कम कीजिए कुछ कदम हम कम करेंगे। और ये इन्होंने क्या बोला, भारत ने बोल दिया, तो जो अंतर है उसको कितना 2/3 तक कम करने के लिए तैयार हैं हम। इंडिया तो तैयार बैठा है, तो यूएस भी तैयार था, इंडिया भी तैयार था, लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ, और ये ज़्यादातर चीज़ें हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अति उत्साह में बगैर सोचे समझे इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं। चाइना के साथ क्या हुआ, उन्होंने कितनी कोशिश की, चाइना कहते एक बार बता दो कितना बढ़ाना है, 36, 65, 125, 136, 200%। कहते बता दो यार एक बार में, बार बार ये क्या है कि हम नहीं खेलेंगे वाला रोज आ जाते हो और कहते हम नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे और बेईमानी वाली बात करते हो। तो कुल मिला के एक बार बोल दो। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और मतलब बराक ओबामा के बाद जो लोग भी आए वहाँ थोड़ा सा तो इश्यूज चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो अब बस आपको इतना समझना है कि भारत की तरफ से पहली बार इस तरह की कार्रवाई इतने इस रूप में अभी दिख रही है, लेकिन अगर हम पिछला देखें तो पहले भी किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन सुर्खियाँ आपको दिखेंगी कि रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया। सो आप इसको समझ जाइए। हम इसके अलावा जब बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे WTO कि WTO क्या है। तो WTO एक इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1947 में गैट बना था। उसकी जगह पर गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ठीक है, बिल्कुल, टैरिफ एंड ट्रेड, उस पर आया था ये। अब हुआ क्या, 1994-1995 में WTO बना दिया जाता है और गैट को रिप्लेस करके ये संगठन आ जाता है, और दुनिया के ज़्यादातर देश इसके मेंबर हैं, और लगभग पूरी दुनिया का 98% जो ट्रेड है WTO के नियमों के अंतर्गत चलता है। और WTO के कुछ सिद्धांत हैं। यहाँ पर होता क्या है, एक तो होता मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि किसी भी देश को अपना सबसे फेवरेट माना जाता है, MNF बोलते हैं इसको, मोस्ट फेवर्ड, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। और मोस्ट, अच्छा ध्यान रखें, मोस्ट फेवर्ड नेशन ये बार बार पूछा जाता रहा है, ठीक है, UPSC बार बार पूछता है और MPPSC पूछ चुका है इस चीज़ को। तो आप लोग क्या होता है इसे समझ लीजिए कि हमारा सबसे प्रिय देश जिसे हम चाहते हैं, तो WTO एक दूसरे को इस तरह के दर्जे देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, नेशनल ट्रीटमेंट होता है, कि जो ट्रीटमेंट आप अपने देश की कंपनीज को कर रहे हैं, अगर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो इक्वली प्रोटेक्शन आप विदेशी कंपनी को भी दीजिए। उसका जो सामान पे जितना आप टैक्स या टैरिफ लगा रहे हैं, इक्वली आप विदेशी कंपनी पे भी लगाइए जो अपने देश की कंपनी के ऊपर लगा रहे हैं। ये नहीं कि विदेशी कंपनी के ऊपर कुछ अलग तरह की आप कंडीशंस बना रहे हैं और अपने देश की कंपनीज के ऊपर वो उन कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, आप रिलीफ दे रहे हैं या रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये नहीं कीजिए। तो बोलेंगे नेशनल ट्रीटमेंट करो, एक जैसा करो, और मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की जाती है। और एक जो बड़ी चीज़ है इसमें वो ये है कि कभी भी डिस्प्यूट अगर होता है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी यहाँ पे एक बॉडी है, उसमें कुछ नियम है। अगर कोई एप्लीकेशन दिया जाता है, कभी डिस्प्यूट हो जाता है, तो बोलेंगे भाई ठीक है ये 30 दिन के अंदर निपटाया जाए इसको। और 30 दिन में क्या करेंगे कि दोनों देशों के प्रतिनिधि आएँ, बैठें, बातचीत करें और रिजॉल्व करें। अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो दूसरा देश इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वो कुछ भी कदम उठा सकता है, वो चाहे तो टैरिफ बढ़ाए या ट्रेड बोले हमें करना ही नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना दोनों के बीच में किस तरह का ट्रेड है। क्लियर है? देखिए WTO के अंतर्गत जो देश हैं, विकसित, एक तो विकासशील देश हो गए डेवलपिंग कंट्रीज, एक हो गया डेवलप्ड कंट्रीज।
तो वहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उनका ही बोलबाला होता है, उन्हीं की पॉलिसीज़ को वहाँ पे लागू किया जाता है। ऐसे में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनके बीच में आपस में कॉपरेशन होता है। और एक मैं टर्म बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साउथ साउथ कॉपरेशन। जानते हैं आप लोग ये क्या होता है? नहीं जानते आप लोग? चलिए तो नोट करें प्लीज़ कहीं पे, साउथ साउथ कॉपरेशन क्या होता है। बहुत ही इसको सरल तरीके से समझा जाए कि साउथ साउथ कॉपरेशन क्या होता है, तो देखो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो यूं समझ जाइए आप, दुनिया के अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में ज़्यादातर देश विकसित हैं। इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारे जो देश हैं, रशिया, ये सब कैसे देश हैं? डेवलप्ड। नीदरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, कुछ भी बोलिए उसको, ठीक है। सो ये सारे, और डेनमार्क, ये सारे देश कैसे हैं? डेवलप्ड हैं यूरोप में। अब अगर हम अमेरिका की तरफ चले आते हैं, नदर्न अमेरिका, तो यहाँ पे पूरा मैक्सिको से ऊपर का जितना भी है, यूएसए और कनाडा, ये भी कैसे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्लियर है? अब यहाँ अगर हम पैसिफिक की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ जापान है, साउथ कोरिया है, तो ये भी कैसे है? डेवलप्ड नेशन है। ठीक है। अब सवाल आता है कि इंडिया और चाइना किस में आते होंगे? तो इंडिया और चाइना आने को तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, बट ये साउथ साउथ कॉपरेशन का हिस्सा है। ज़्यादातर दुनिया के पिछड़े देश, डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, उनके बीच में जो कॉपरेशन होता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए जहाँ पे वो एक मंच पर आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे, उसे कहा जाता है साउथ साउथ कॉपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग। ठीक है। उत्तर उत्तर सहयोग क्या हो गया? उत्तर के सारे विकसित देश एक साथ। और दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या? तो जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो WTO का हो या यूनाइटेड नेशन का हो, उन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, एक साथ खड़े होते हैं। और NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम सुना है आपने? नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के, नासिर, टीटो और सुकर्णो इंडोनेशिया के। ठीक है। नासिर इजिप्ट से। ठीक है। अब इन सभी लोगों ने मिलकर के क्या किया, क्योंकि दुनिया उस वक्त जब ये बनाया गया ये संगठन, तब दुनिया बटी थी दो पोल्स में। एक होता था USSR का और दूसरा होता था कैपिटलिस्ट लोगों का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो कुछ देशों ने सोचा, और ये कौन से देश थे? सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, कि भाई हम दोनों ही किसी गुट में नहीं जाते, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब है, किसी ग्रुपिंग में जाने का मतलब है कि हमें उस ग्रुप के नियमों को पालन करना पड़ेगा और आम की रेस में हमें दौड़ना पड़ेगा। तो और जबकि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, इन सभी कंट्रीज़ में पॉवर्टी थी, लिटरेसी रेट बहुत ही लो था, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ थी नहीं। इनको चाहिए थी सबसे मदद। अगर ये किसी एक ग्रुप में जाते तो दूसरा मदद नहीं करता, इनको चाहिए तो दोनों हाथों में लड्डू। तो उन्होंने कहा भाई हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अलग चलेंगे। ठीक है, अलग चलेंगे। तो इसी को कहा जाता है साउथ साउथ कॉपरेशन, NAM। और एक और वर्ड आएगा जब भी आए ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इंडिया और चाइना को बस हटा दीजिए, लेकिन जितने भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, लाइक अफ्रीका के कंट्रीज हो गए, या हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं, ये सब क्या है? लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, अल्प विकसित। जो डेवलपिंग कंट्रीज से भी कम है ना, कमजोर हैं, उनको कहा जाता है अल्प विकसित या लीस्ट डेवलप्ड। इनके बीच में भी जो सहयोग होता है उसे भी बोलते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन। चाइना डेवलपिंग में आता है, बट वो धीरे धीरे एक ट्रांजिशनल फेज में है, अब वो डेवलप कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया, हाँ, USA तो पूरी तरह से है। इंडिया चाइना के कंपैरिजन में अभी उतना ज़्यादा आर्थिक तौर पे उतना सक्षम नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने जिस तरह से अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना लिया है, तो ऐसे में वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल कहाँ चला जाएगा? डेवलप कंट्री बन जाएगा। इंडिया को लगेगा अभी समय, अगले 20 साल कम से कम इंडिया को लगेंगे एक डेवलप कंट्रीज बनने में, कि उस ग्रुप में चला जाए वो। ठीक है। और रशिया एक डेवलप कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद उसको G8 जो था उससे बाहर कर दिया गया था, तो वो G7 में कन्वर्ट है। ठीक है। G6 G7 हुआ कनाडा को जोड़ के, और रशिया जब जुड़ा था तो G8 हो गया था, अब G7 है आजकल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा?
यस बताइए। लीज डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते और एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डेवलपिंग और लीज डेवलप कंट्रीज के मुद्दों को रखते हैं। ठीक है, कोई कोई तो चाहिए। अब मान लीजिए यहां पे कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट के सामने जाकर के अपनी बात रखेंगे ना, तो आपको एक प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4-5 लोग इकट्ठे करोगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होता है कि नहीं, हर कंपनी में होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने किया। अब हम इसको जोड़ेंगे WTO से। क्लियर है? अब देखिए ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। WTO के जो डेवलप्ड नेशन है लाइक अमेरिका, अब अमेरिका ने क्या किया, इंडिया के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया, दुनिया के हर देश के ऊपर कर दिया। वो अलग बात है, उसने कि सबको बोला देखो पहले क्या को डराएगा धमकाएगा, फिर अपनी बातें मनवाएगा, अच्छा ठीक है हम हटा देंगे लेकिन हमारे लिए ये करो। कुछ नहीं तो बोलेगा हमारे को एक अपना नेवल बेस बनाने दो, एयरबेस बनाने दो, या बोलेगा कि इतना इतना हम आपको टैरिफ में छूट देंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ आने दो, हमारी कंपनी को दो, आपके एयरपोर्ट्स डेवलप करने की जिम्मेदारी दो, पोर्ट्स की दो। इस तरह से होगा, तो नेगोशिएशन करने के लिए करते हैं। सो अब ये क्या करते हैं, तो देखिए इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पर उनको चाहिए लेबर, स्किल लेबर। लेबर का मतलब सिर्फ मजदूर नहीं होता, इंजीनियर और डॉक्टर ये लोग भी होते हैं, मतलब स्किल पर्सन होते हैं जो ये। अब इनको ये चाहिए हैं। अब ये चाहिए तो इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ ने एक बात कही, कहते आप एक काम करो, जब आप बोलते कि WTO का मकसद क्या है, फ्री ट्रेड, क्या है, फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जहां पर किसी तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ना अप्लाई किए जाएं, दो देशों के ट्रेड के बीच में किसी भी तरह के टैरिफ्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स को अप्लाई ना किया जाए, लागू ना किया जाए। ठीक है, समझ गए अब देखिए, जब डेवलप्ड कंट्री आएंगे, कौन, विकसित देश आते हैं WTO में, वो बोलते हैं कि भाई देखो आप हमारे देश से कोई सामान आता है, मान लो अमेरिका से कोई बांग्लादेश में कोई सामान आया और जूते आए मान लीजिए, या फ़ोन आया, ठीक है, टीवी आया, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। कार आई फोर्ड की, बोला इसके ऊपर तो 28% का टैरिफ लगेगा। और कई एक ज़माना था जब तो 100% तो छोड़ो 200% लगता था। अमेरिका या यूरोप से जो कारें आती थी भारत तक में, स्थिति ये थी कि अगर मान लीजिए भारत में फोर्ड की कोई कार आ रही है या BMW की कोई कार आ रही है, लंबरगनी आ रही है, कोई भी ऑडी आ रही, तो इनके ऊपर 200-250% तक का टैरिफ लगता था कि कार की कीमत से 3 गुना कीमत अदा करनी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप ये सब हटाइए, ठीक है, टैरिफ्स को हटाइए, हमारे देश से अगर कोई सामान आता आप आने। तो भारत और विकासशील देशों ने क्या कहा कि हमारे देश में आबादी, आप अपने देश की सीमाओं को खोलिए, हमारे यहाँ के आने वाले लोगों को तो पढ़ने आए उनको पढ़ने दीजिए, स्टूडेंट वीज़ा दीजिए, और जो काम करने आएंगे तो उनको वर्क वीज़ा दीजिए। ठीक है, ये तरीका अपनाया गया। तो इसी तरीके से चला, तो भी भारत ने इन देशों को खोला धीरे धीरे करके, ताकि भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, CA वगैरह जो भी काम करने जाना चाहें दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे US हो, चाहे कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी वो वहाँ जाएं। अब उन कंट्रीज़ में चले तो जाते हैं, रहते भी हैं, लेकिन कई बार आप घटनाएं सुनते होंगे कि उनके साथ कुछ क्या हुआ, रेशियल कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या रेस के बेस पर उनके साथ वायलेंस हो गई। ये सब क्यों होता है? उन्हें ये लगता है, उन देशों के नागरिकों को ये लगता है कि ये लोग आते हैं और हमारी तुलना में और सस्ते में काम करके चले जाते हैं, तो वो जो पैसा हमारे पास नहीं आता है। क्लियर है? तो आप सोच के देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे इस तरह से जो प्रेशर ग्रुप बना करके अपनी अपनी बात को मनवाया जाता है। क्लियर है? समझ गए आप? आगे जब भी अखबारों में इस तरह की खबरें आए तो आप उसको इसी तरीके से कनेक्ट करना। ठीक, चलिए। सो कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए आप लोग अपना, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का। कोई डाउट नहीं है? क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग पूछ नहीं रहे अभी हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अरे भाई ये स्क्रीन कैसे बंद करें, ये तो सब गायब हो गया यहाँ से। अभी एक मिनट बात करता हूँ, अभी इसी पे बात करते हैं, इसको बंद कर दें, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? चाइना में प्रेसिडेंट कौन है अभी? कौन है बताओ? शी जिनपिंग, उसके पहले हु जिनताओ। ठीक है, तो अभी शी जिनपिंग है, यही है ना, सही बोला? सो शी जिनपिंग है। और US में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है अभी करंट में? ठीक है, इंडिया के द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन था?
रामनाथ कोविंद, वो बिहार से ही है। और रामनाथ कोविंद से पहले कौन था? रामनाथ कोविंद से पहले कौन था? बंगाल से थे वो, कांग्रेस के लीडर थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी से पहले प्रेसिडेंट कौन था? दादी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल से पहले कौन था? या कोई और था? कंफर्म? सोच के जवाब दीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। सो मध्य प्रदेश में इस तरह के सवाल आते हैं, और अदर दूसरे स्टेट्स वाले भी पूछ लेते हैं प्रेसिडेंट का, तो क्रोनोलॉजी एक बार देख लीजिएगा कौन था। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दूसरे कौन थे? प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूँ, दूसरे भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे कौन थे? तीसरे भी जवाहरलाल नेहरू थे, बट टेन्योर टर्म के हिसाब से, पर्सन नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे? 1947 से लेकर के कब तक? बिल्कुल 62। बिल्कुल ठीक, क्योंकि चाइना के जो वो था तब जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और ताशकंद समझौता जब हो रहा था तब शास्त्री जी थे। और 2 बार हमारे कार्यवाहक या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन थे वो? गुलजारी लाल नंदा, ध्यान रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। और एक बार हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस जो थे वो भी प्रेसिडेंट बने थे। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा है, आपने प्रेसिडेंट वाली, मैं प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो जस्टिस हिदायतुल्ला जो हैं वो प्रेसिडेंट बने थे, और मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुलजारी लाल नंदा बने थे दोनों ही वक्त। मतलब जब नेहरू जी की डेथ हुई पहले तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने, फिर शास्त्री जी की डेथ हुई फिर से वही बने, फिर बाद में फिर इंदिरा गांधी को बनाया गया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? डेथ के बाद राजीव गांधी। और मोरारजी देसाई तब बनते जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, तब बनते मोरारजी देसाई, और वो सरकार भी 2 साल ही चल पाती है। ठीक है, और फिर इंदिरा गांधी दोबारा आ जाती हैं। जनता पार्टी की सरकार बोलते हैं उसको। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बोला जाता है उसको। तो कुल मिलाकर के देखिए आपने क्या करना, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जो कुछ भी चल रहा है उस पर अपनी नज़र रखनी है। और एक खबर पे मैं और चर्चा कर लेता हूँ, 5 मिनट लेता हूँ, उसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग नोट्स देख लेना। ठीक है, हमने थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया इसको, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा कुछ ऐसी है कि आप लोग टर्की जानते हैं कहाँ पर है? कहाँ पर है टर्की? यूरोप के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी है, और कुछ हिस्सा उसका, मतलब बड़ा हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा उसका कहाँ पर है? यूरोप में है। तो जहाँ पर ये जो बट रहा है वहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है? बासफोरस और डार्डनलस, जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। वहाँ पे एक छोटा सा सी और है, क्या बोलते हैं? सी ऑफ अजोव या मरमरा? सी ऑफ मर हाँ, सी ऑफ मरमरा। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा ये बासफोरस जल संधि कहाँ है, डार्डनलस कहाँ पर है, स्ट्रेट कहाँ पर है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन के बीच में है। और पहले जो झगड़े होते थे यहीं पे होते थे सब। ठीक है, अब देखिए, सो जो टर्की है, टर्की बहुत अच्छी जगह है, कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, टाइगर टर्की में ही हुई है, इस्तांबुल, मिशन इस्तांबुल। तो और वो कौन है भाई, वो मिशन इम्पॉसिबल वाला टॉम क्रूज, उसकी तो कई सारी मूवीज़ हैं, टर्की दिखता है उनमें, ग्रीस भी दिखता है, ग्रीस भी बहुत सुंदर देश है। तो टर्की, हमारे देश से बहुत सारे लोग जाते हैं टर्की घूमने के लिए। वैसे टर्की अब उसका नाम नहीं, उसका नाम हो गया तुर्कीये। ध्यान रखो, उसका नाम क्या हो गया? तुर्कीये। उसको लगता था भाई टर्की वालों को कि ये टर्की एक बर्ड होता है, और अमेरिका में जैसे हम लोग यहाँ चिकन रख लेते हैं वहाँ पे टर्की को खाया जाता है। हाँ, थैंक्स गिविंग पार्टी होती है, बिल्कुल अच्छा दिन है अमेरिका में एक। हमारे यहाँ भी बहुत सारे दिन हैं, हमारे यहाँ तो हर महीने कुछ ना कुछ मनाते हैं हम लोग, बहुत सारे दिन होते हैं। राइट, सो टर्की ने क्या हुआ कि टर्की ने अभी भेज दिया किसको? पाकिस्तान को मदद कर दी।
उसने अपने ड्रोन्स भेज दिए थे। तो भारतीयों ने क्या किया, जो टर्की घूमने जाने वाले थे उन्होंने 75% से ज़्यादा लोगों ने अपने टूर कैंसिल कर दिए। तो अब टर्की को क्या लगा, भैया फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, तो टर्की कह रहा आइए घूम के जाइए हमारे देश में, हमारा देश में एकदम शांति, कोई युद्ध वुद्ध नहीं है। लेकिन इतने इतने बेवकूफ़ नहीं ना भारतीय पर्यटक भी कि भाई आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हो और बदले में हम आपके यहाँ पैसे खर्च करने के लिए आ जाएं। क्योंकि यही चीज़ कहाँ हुई थी, मालदीव्स के साथ हुई थी। तो लोगों ने क्या किया, मालदीव नहीं जाएंगे, बॉयकॉट मालदीव हो गया। तो टर्की के साथ ये चल रहा है। तो ये भी खबर 2 दिन से चल रही लगातार, और ऐसे में ग्रीस आगे आया और ग्रीस ने कहा कि आप टर्की तो छोड़िए, आप हमारे आइए, हम तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार इंडिया को सपोर्ट करें। और ग्रीस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परिषद में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी समर्थन दिया है। देख लीजिए तो चीज़ें कितनी कनेक्ट होती हैं। टर्की ने विरोध किया था और ग्रीस ने सपोर्ट किया था। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं, दुश्मन है, बिल्कुल ठीक है, दुश्मन है। अब चलिए और बात करते हैं, साइप्रस कहाँ पर है, मेडिटेरियन में है। और एक और क्रीट आइलैंड, जो कि एनसीईआरटी की किताब अगर किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो देखा होगा कि जिस तरह की मोहनजोदड़ो का, हाँ भाई साहब बता नहीं दीजिए, कि जिस तरह का मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम है उसी तरह का क्रीट में मिला है। वो भी बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा। साइप्रस के पास में एक आइलैंड है, ठीक है, क्रीट। और साइप्रस क्या ग्रीस का हिस्सा या इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल, वो कभी ग्रीस का हिस्सा हुआ करता था लेकिन उसने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बना लिया है। तो साइप्रस और ग्रीस के बीच में कई वॉर भी हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेडिटेरियन में है, क्रीट कहाँ पर है, मेडिटेरियन में। साइप्रस कहाँ है, मेडिटेरियन में है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे कोर्सिका कहाँ पर है, कोर्सिका आइलैंड, कोर्सिका, सर्डिनिया। भाई प्लीज़ इन लोगों को ही मौका दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेडिटेरियन में जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा। देखिए क्लास में सबको मौका दिया जाना चाहिए ना, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, मौका सबको देना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति कब पैदा होगी, वाली स्थिति कि आप एटलस लेके बैठे रहिए पूरे टाइम, ठीक है। हाँ ठीक है। तो जब आप पढ़ते हैं ना कोई भी किताब, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी में है, जब आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कंपैरिजन कि कहाँ पर एक और ऐसा दुनिया में इसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे क्या बोलते हैं, जल निकासी प्रणाली, यही बोलते हैं ना अपन लोग, ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो का, ग्रेट बाथ, उस तरह के स्ट्रक्चर्स, बेक्ड ब्रिक। क्योंकि जो मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेराकोटा है लेकिन वो धूप में सुखाई गई है, उनको बेक नहीं किया गया है, ईंटों को पकाया नहीं गया, उनको धूप में सुखाया गया है। और यहाँ पर क्या है कि उनको आग में पकाया गया। आग में पकाने से क्या फ़ायदा मिला, जब बारिश होगी तो क्या होगा, मेल्ट नहीं होगी, पिघलेंगी नहीं, मतलब वो, हाँ बिल्कुल, वही तो, पानी से क्या होगा, मिट्टी बन जाएगी फिर से वैसी की वैसी, शेप चेंज हो जाएगा, मेल्ट ना मतलब शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अभी टाइम है ना भाई हमारे पास बातें करने के लिए, हैं। सो अब आपने क्या करना, ये जो खबर आई है टर्की वाली, ग्रीस वाली की हमारे टूरिस्ट लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो आपने पूरा मेडिटेरियन छान मारना है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कोई भी सी है तो ब्लैक सी कहाँ पर हो गया, सी ऑफ अजोव कहाँ पे है, सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, डार्डनल्स कहाँ पे है, या बास्फोरस कहाँ पर है, या जिब्राल्टर कहाँ पर है। मेडिटेरियन से अपन जब कहाँ जाएंगे, अटलांटिक की तरफ, अटलांटिक की तरफ जाएंगे तब, ठीक है ना, तो वहाँ पर होगा, क्लियर है। तो ऐसे आपने पढ़ना है कि जो भी खबरें हम यहाँ आती, जैसे हमने क्या किया, डब्ल्यूटीओ का हमने बता दिया, गैट से जोड़ करके आपको बताया। खबर आई थी क्या कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, खबर ही आई, लेकिन हमने उसको कहाँ से, तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपने गैट भी पढ़ लिया कि अच्छा गैट कब आए। और अगर डिटेल कहेंगे तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो पे जाना, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, आप कहेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, एक बार देखना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग उनको कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मे बी शायद ये मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले शाम को जो लाइव क्लासेस गई मेरी, उनमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आप लोगों को अगर नहीं भी हो, मैंने इवनिंग की क्लासेस में क्लासेस ली है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लाइव में जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पे हाजी इलाज के, वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएगा। वो नहीं मिलेगा तो आप मेरे को बोलना, मैं लिंक भेज दूंगा, नेक्स्ट डे मैं फिर से क्लास में करवा दूंगा। कुछ भी टॉपिक हो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते, करंट में कुछ भी, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, हिंदू देख लीजिए, इन दोनों न्यूज़पेपर की कोई भी खबर आपको लगती है जिस पे बातचीत करनी जरूरी है, हम उस पर बातचीत कर लिया करेंगे। अगर मेरे से छूट जाती कोई खबर आप लोग भी मुझे दे सकते हैं, कहीं से भी उठा करके दे सकते हो।
ठीक है, कहीं से भी कोई भी खबर आप लाके मुझे दे सकते हैं कि सर हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो देशों के बीच में चल रही, भारत के साथ किसी भी तरह का चल रहा है, हम उसका पूरा आगे पीछे सब कच्चा चिट्ठा खोल डालेंगे, ज्योग्राफी से हिस्ट्री से कनेक्ट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन होंगे मिल जाएंगे हमारे को वहाँ से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आप इतने धैर्य से मेरी बातों को सुनते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी हो टॉपिक दे दिया करें आप लोग मुझे अपनी तरफ से भी।